चूड़ियां बेचने वाली गरीब सास बहू। शीला अपनी बहू भव्या के साथ जौनपुर गांव में रहती थी। आज तीज का त्योहार था। भव्या ने पूरे मन से अपने पति प्रशांत के लिए व्रत रखा हुआ था। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो तीज का त्योहार है, वो घर कब आएंगे? आपने उन्हें कहा तो था ना चिट्ठी भेजकर कि वो इस त्योहार पर घर आ जाएं। ऐसी भी शहर जाकर क्या नौकरी करना कि घर वालों को ही भूल जाएं। तू चिंता मत कर बहू, मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी, वो जरूर आएगा इस बार। 10 महीने से मैंने भी उसे नहीं देखा, पर मेरा बेटा काम करके पैसे टाइम से तो भिजवा देता है। वो अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता, ये तो पता है ना तुझे। जी माँ जी। दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थीं कि एक डाकिया आता है। अरे अम्मा जी, आपके लिए शहर से एक चिट्ठी आई है प्रशांत बाबू की, ले लीजिए। क्या प्रशांत उसकी चिट्ठी? क्यों, वो खुद क्यों नहीं आया? उसने तो वादा किया था ना। माँ जी, वो तो इस बार भी नहीं आए। मुझे कब से उनका इंतजार था। देखिए तो जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। तू ही पढ़कर बता दे बहू। जी माँ जी। माँ, मुझे माफ करना, इस बार भी मैं नहीं आ पाया और अब शायद कभी आऊंगा भी नहीं। मेरी नौकरी शहर में बहुत अच्छे से चल रही है और पाखी से मैंने शादी कर ली है। पाखी बहुत अच्छी लड़की है। माफ करना माँ, आपने मेरी शादी भव्या से जबरदस्ती कराई थी। वो मुझे पसंद भी नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता था और पैसे मैं आपको भिजवाता रहूंगा। लेकिन आज के बाद भव्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। आपका बेटा प्रशांत। ये चिट्ठी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और भव्या गुमसुम होकर बैठ जाती है। तभी शीला रोते हुए कहती है, बहू संभाल अपने आप को। जरूर वो मजाक कर रहा होगा, मैं उसे समझा दूंगी। ऐसे कैसे तुझे छोड़ सकता है वो? बहू कुछ तो बोल बहू। बहुत देर हो जाती है। चिट्ठी पढ़कर भव्या का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। सास के लाख पूछने पर भी कुछ नहीं कहती, न रोती। तभी गुस्से में शीला उसे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद रोते हुए अपनी सास की गले लग जाती है और कहती है, सब खत्म हो गया ये माँ जी। ये मिला है आज मुझे तीज के दिन। सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है, पर उन्होंने तो मुझसे वो अधिकार ही छीन लिया। माँ जी, वो छोड़कर चले गए मुझे। अब मेरा जीने का क्या फायदा? मर जाऊंगी मैं माँ जी, मर जाऊंगी। ये बोलकर भव्या कुएं में कूदने जाती है कि उसकी सास उसका हाथ पकड़कर खींचकर बोलती है, बहू तू पागल हो गई है क्या? ये क्या करने जा रही थी तू? अरे मेरे बेटे ने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और तू उसकी वजह से अपनी जान देने चली है। अपनी माँ जी को तू यूं ही छोड़कर चली जाएगी? बोल, मेरा क्या होगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? टाइम पर दवाई कौन देगा? माँ जी, आपके पास आपका बेटा है, उसकी नई बहू है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, उसने क्या कहा? वो कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ पैसे भिजवाएगा। तो बहू, मुझे उसके पैसे भी नहीं चाहिए। आज के बाद मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और अब से तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। क्या अब भी तू अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहेगी? बता। नहीं माँ जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ जी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे? मैं कुंवारे पर कांच की चूड़ियां बनाती थी, वही काम हम दोबारा शुरू करेंगे अपनी जीवन यापन के लिए। तुझे आती है चूड़ियां बनानी? हाँ माँ जी, मैं भी शादी से पहले चूड़ियां बनाती थी। तो कल से हम चूड़ियां बनाकर सास बहू बेचेंगे। ये कहते ही शीला अपने बिस्तर के नीचे से पुरानी चूड़ियां बनाने वाली छोटी सी भट्टी मशीन निकालती है। जरूरत के सामान से दोनों सुंदर सुंदर कांच की लाख की चूड़ियां बनाने लगती हैं और जब वो बन जाती हैं तो उन्हें बेचने के लिए लच्छे बनाकर तैयार कर देती हैं। जब काफी चूड़ियां बन जाती हैं तो दोनों सास बहू मंडी में जाकर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारी चूड़ियां सजा देती हैं और ग्राहक बुलाने लगती हैं। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, हाथ से बनाई रंग बिरंगी तैयार की गई कांच की और लाख की चूड़ियां। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। आइए, सस्ती दर पर चूड़ियां खरीद लीजिए, 10 रुपए दर्जन भर। लीजिए, ये शानदार चूड़ियां लीजिए, पहनिए दिवाली, तीज, करवा चौथ पर। आइए, लीजिए रंग बिरंगी चूड़ियां। दोनों सास बहू की आवाज लगाने से ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे चूड़ियां देना जरा, अच्छी लग रही है। कितना करूं मैडम, 1 दर्जन या 2 दर्जन? मेरी साड़ी तो गुलाबी और पीले रंग की है, तो आप दोनों रंग की 1-1 दर्जन चूड़ी पैक कर दीजिए। लो बेटा, ये दोनों रंग की पैक कर दिया, संभाल कर ले जाना। जी आंटी, शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे।
सुनिए बहन जी, मुझे अपनी पत्नी के लिए कट वाली चूड़ियाँ चाहिए। ये लीजिए, ये देखिए, आएगी? जी नहीं, ये उनका साइज नहीं है। तो आप ये साइज बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो उनके हाथ का पता नहीं है। ये 2.25, ये 2.5, 2 आने दो। जी मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, पर शायद आपकी कलाई जितना ही उनका हाथ है। आप अपने हिसाब की दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब, आपने जैसा कहा मैंने अपनी साइज का ही दे दिया। अगर बहन जी को नहीं आए तो आप बदल कर दूसरी ले जाइएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपके पैसे। इस तरह मोहन चूड़ियां लेकर चला जाता है। तभी 2 फिरंगी औरतें उसकी चूड़ियों को देखकर कहती हैं, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। क्या एली, इट्स सो नाइस। व्हाट्स दिस, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? अरे बहू, ये अंग्रेजी में क्या गिटर पिटर कर रही है? मैं देखती हूँ माँ जी। सुनिए, क्या आपको कुछ चाहिए? या आई एम ये रन राउंड। व्हाट यूज ऑफ दिस? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही। ये देखकर कह सकती हूँ कि आपको ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। आप इसे ट्राई करेंगे? ये लीजिए। या क्या बोलते हैं इसको? जी इसे चूड़ियाँ बोलते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओह ये बहुत अच्छी है, इसे क्यों पहनते हैं? शुक्रिया। ये लीजिए मैडम, आप भी पहनिए, बहुत अच्छी लगेंगी आप पर। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, ये चूड़ी पहनने का क्या मतलब होता है? बेटा, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा औरतें पहनती हैं इन चूड़ियों को। इनको पहनने से एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और इस चूड़ियों के खनखन से हमारा रक्त संचार भी अच्छा रहता है। साथ ही हर त्योहार, हर व्रत में चूड़ियाँ 16 श्रृंगार के रूप में काम आती हैं। ओह माय गॉड, दिस लेडी क्या बोले? हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे भी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कहकर समझा दूंगी। आखिर इन्हें भी तो हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। लिसन यू दोनों, अब हाँ, इन आर इंडियन कल्चर चूड़ियाँ दिस इज वेरी वेरी जरूर फॉर फेस्टिवल, होली, दीपावली, करवा चौथ, यू नो। और अब हाँ, फॉर शादी, मैरिज, सुहागन के लिए इज जरूरी बैंगल्स, पति, 16 एम्बैरेसमेंट, बिंदी, पिचिया, अंगूठी, काजल, चूड़ियाँ। ओह समझ गई। दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑन फेस्टिवल। आई गॉट इट, यू नो एली। या मुझे समझ आ गया। अब ये चूड़ियाँ बहुत जरूरी है। ओके, तो आप इसके लिए और मेरे लिए खरीद दीजिए पैक। बहू, तू अंग्रेजन के साथ क्या खचर खचर कर रही है? मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। माँ जी, मैं इन्हें थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में बता रही थी कि हम चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। वही थोड़ा बहुत मैंने समझाया इंग्लिश में, तो ये बहुत खुश हैं और हमसे चूड़ियाँ खरीद रही हैं। वाह, मेरी बेटी तो अंग्रेजन भी है। ऐसे तू और अंग्रेजों को बुलाए हो बेटा और हमारी बिक्री करवाई हो। हाँ माँ जी, जरूर। खबरदार जो मुझे माँ जी बोला, मैं तेरी माँ हूँ अब से। ठीक है माँ। इस तरह दोनों सास बहू उन फिरंगियों को चूड़ी बांधकर दे देती हैं। सुबह से शाम होने पर उनकी सारी चूड़ियां बिक जाती हैं। अगले दिन भी चूड़ियां जल्दी बिक जाती हैं। कुछ ही दिनों में सास बहू के नाम से उनकी चूड़ियां मशहूर हो जाती हैं और दूर दूर के शहरों और गांवों से सभी लोग उनसे चूड़ियां खरीदने आते हैं। तब से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो पक्का घर खरीद कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कबाब बेचने वाली सास बहू की सफलता। सास बहू के कुरैशी कबाब नाम का एक रईस रेस्टोरेंट था, जिसके बाहर कतार में खड़े हुए लोग बखान करते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। आफ्ताब मियाँ, पिछले पौना घंटे से कबाब खाने की आरजू ने हमारा कबाब बन गया है। इतनी भीड़ भाड़ में हमारा नंबर जाने कब आएगा? जनाब जरा सब्र रखिए, ये भीड़ भड़ाका इसी कारण से है क्योंकि पूरे अलीगढ़ का मुस्लिम समुदाय सास बहू के कबाब खाने के लिए इसी रईस रेस्टोरेंट का रुख जो करता है। यहाँ के कबाब खाने के बाद अगर आपके मुंह से माशाअल्लाह ना निकले तो कहना। रेस्टोरेंट का टेबल खाली होता है। दोनों दोस्त उन टेबलों पर धावा बोलते हैं और असलम कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से 4 कुरैशी कबाब ले आइए। आदाब असलम भाई, आप दोनों ये कबाब खाइए। सासू माँ सिगड़ी पर और कबाब सेक रही हैं। आफ्ताब बेबाक बेमन से कबाब को निहारता है, मगर जैसे ही वो कबाब चखता है उसके चेहरे के हाव भाव समेत उसके स्वर भी बदल जाते हैं। माशाअल्लाह, क्या लाजवाब कबाब बनाए हैं आप दोनों सास बहू ने। ओहो हो, खुदा ने आप खान सामे के हाथों में बड़ी नेमत बख्शी है।
तारीफ के लिए शुक्रिया भाईजान। वैसे ऐसा कबाब बनाना कहाँ से सीखा आप सास बहू ने? एकाएक सुलोचना हाथों में कबाब की थाली लिए हुए आते हुए कहती है, हमारे इस कबाब की प्रसिद्धि के पीछे दुखद दास्तां दबी हुई है भाईजान। जितने हम कबाब खा रहे हैं, खाला आप उतनी इस कबाब के कामयाबी की कहानी सुना दीजिए। कुछ साल भर पहले की बात है। मेरे पति शैलेश अलीगढ़ के बड़े बिजनेसमैन थे। मेरा बेटा अनिकेत पिता के कारोबार में उनका हाथ बटाया करता था। हम सास बहू का जीवन मजे में चल रहा था। हमारे पास धन दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। माँ जी, ये देखिए, आज अनिकेत ने इस 9 लाख के हार में फिर से इतने पैसे फूंक दिए। बहू, अनिकेत ने कोई फिजूल खर्च थोड़ी किया है। हम अलीगढ़ के सबसे रईस लोग हैं, और फिर अमीर लोग महंगे महंगे शौक से ही तो शहर भर में मशहूर होते हैं। वही तो माँ, जब देखो आपकी ये बहू बनियों से भी बढ़कर कंजूसी करती रहती है। उनका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो रहा था, मगर उनकी ये खुशियाँ ज्यादा समय टिक न सकी। अस्पताल के स्टाफ के स्वर सुनकर दोनों सास बहू तेज गति से फौरन अस्पताल के फाटक में घुसती हैं। देखिए डॉक्टर सचेत, अर्चना, कुछ देर पहले बात हुई थी। आप दोनों के पति का बेहद बुरे तौर पर एक्सीडेंट हो गया है। कुछ लोग सड़क से उठाकर उन्हें अस्पताल ले आए। इमीडिएटली मिस्टर शैलेश की सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, सोच क्या रहे हैं? सर्जरी शुरू कीजिए। जैसा कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसलिए सर्जरी में पूरे 15 लाख रुपए लगेंगे। आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। सुलोचना घर सारी सेविंग से सर्जरी के पैसे भर देती है। कुछ देर बाद, माफ करना माता जी, सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो सकी और एक आपके बेटे के पैरों की जान चली गई है। डॉक्टर, मेरे पति के पाँव का भला चंगा होने में कोई तो आसार होगा। आई एम सॉरी, इनके भविष्य में पुनः चलने का आसार बिल्कुल शून्य है। एक ही पल में उस सास बहू की दुनिया दुखदाई हो चुकी थी। ऐसे में शैलेश के बिजनेस पार्टनर ने उनके इकलौते आसरे से अपने शेयर वसूलने की बड़ी बात रखी। दोनों सास बहू चुप्पी साध कर अनिकेत के संग बस्ती में भाड़े का सस्ता घर ले लेती है। देखते ही देखते सप्ताह भर हो गया। सासू माँ जैसे तैसे सप्ताह भर रूखा सूखा खाकर पेट भर गया, मगर अब एक भी दाना नहीं बचा। बहू, पेट की आग बुझाने के लिए हमको कामकाज करना होगा। माँ जी, अलीगढ़ शहर में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का बसेरा है। क्यों ना हम इन्हीं का खान पान को अपने पेट भरने का पेशा बना ले। वो कैसे बहू? माँ जी, अलीगढ़ शहर में बहुतेरे मुस्लिम लोगों का बसेरा है। जो काम के कारण यहाँ बसे हैं, उनका भूख ढाबे के भरोसे है। क्यों ना हम कबाब का कारोबार शुरू कर दे। इसमें हमको ज्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बहू, इस बचे कुचे अंतिम पैसे की हम कबाब के कारोबार में ही लगाएंगे। बचे कुचे पैसों से वो सास बहू कबाब का सामान घर लाकर एक साथ मिलकर कबाब बनाती हैं और सिगड़ी समेत एक सड़क किनारे कबाब बेचने लगती हैं। अरे आओ आओ अलीगढ़ वासियों और खाओ सास बहू के कुरैशी कबाब। अर्चना की आवाज सुनकर मकबूल नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति कहता है, अरे जरा जल्दी से 2 सीख कबाब देना। हाँ भाई साहब, ये लीजिए। सुलोचना झटपट से मकबूल को कबाब देती है। जैसे ही कबाब का एक कौर मकबूल के मुंह में जाता है, वह नाक भौं सिकोड़ कर कहता है, अरे ये कैसा बेहुदा कबाब बनाया है। अरे कबाब हमारे कौम का बेनजीज खान पान है। अरे कसूर मेरा है जो मैंने तुम हिंदू सास बहू के कबाब खाने की गुस्ताखी की। अरे हर बार ऐसी कबाब बनाने की हिमाकत करने से बेहतर अरे बंद कर दो अपने इस कबाब के कारोबार को। ये कहकर मकबूल वहाँ से चल देता है। सास बहू देर सांझ तक ग्राहकों के आने की राह देखकर कबाब और सिगड़ी समेत घर आकर कहती है, शायद उस शख्स ने सच ही कहा। ये कबाब का कारोबार हम सास बहू के बस की बात नहीं। माँ जी, किसी भी कारोबार के शुरुआत में ही बेहतर कमाई नहीं होती। उसे जमने में जरा तो समय लगेगा। मेरे ख्याल से हमारे कबाब में कुछ कमी है। बेहतर कबाब मीट और मसालों से बनता है। अब हम बाजार से खड़े मसाले खरीद कर उन्हें खुद से कूट पीस कर प्रयोग करेंगे। दूसरे दिन से दोनों सास बहू यही करती हैं। वह तेज धूप में मसाले सुखाकर उन्हें अपने हाथों से पीसती हैं और उनसे कबाब बनाकर बेचने बाजार पहुंचती हैं, जहां असलम कहता है, अरे ये कबाब की बेहतर खुशबू तो मुझे अपनी ओर अग्रसर कर रही है। असलम सास बहू के पास आकर कहता है, अरे खाला, जरा जल्दी से कबाब तो खिलाना। हाँ हाँ, ये लो भाईजान, गर्मा गर्म सीख कबाब। सास बहू के कबाब खाते ही असलम बखान करते हुए बोलता है, वल्लाह क्या लजीज कबाब बनाए हैं। बहुत बढ़िया। आप दोनों सास बहू के कबाब का इतना बेहतरीन स्वाद तो पूरे अलीगढ़ में और कहीं नहीं है। वाह, शुक्रिया भाई। एकाएक सास बहू के कबाब खाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ वहां हाजिर होती है। चंद ही पलों में उनके कबाबों की लूट मार मच जाती है।
बहू, आज तो हमारे कबाब की बड़ी बिक्री हुई और बिक्री के साथ खाने वाले कबाब खाने वाले ने खूब बखान भी किया। हर एक दिन के साथ सास बहू की कबाब की कमाई बढ़ती जा रही थी। 1 माह बाद सासू माँ, पूरे माह भर हमने कबाब बेचकर कुल 20,000 की बड़ी कमाई की है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपने कबाब के कारोबार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ढाबे में बदलें। सोच तो तेरी एकदम सही एवं सटीक है बहू। कबाब की कामयाबी से सास बहू एक दुकान का भाड़ा भरकर वहाँ कबाब बनाकर बेचने लगी थी। अब सुबह से लेकर सांझ तक उनके ढाबे पर खाने वाले लोगों की बड़ी संख्या होती। उनके कबाबों ने लोगों को इस कदर अपना कायल कर लिया कि अब कोसों दूर के लोग वहाँ कबाब खाने आया करते और उस रोज के बाद सास बहू की कबाब का कारोबार सुर्खियों में छा गया, जिस कारण उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़ा। आप दोनों सास बहू के कबाब के कारोबार की सफलता की श्रेय आपके साथ होने से है माँ जी। बिल्कुल सही फरमाया। वैसे खाला मेरी बेगम गुलबानो जब यही कबाब खुद बनाती है तो ऐसा स्वाद शुमार ही नहीं होता। आप इन कबाब में कुछ खास इस्तेमाल करती हैं क्या? हम सास बहू के कबाब की खासियत महज इनमें मौजूद खड़े मसाले हैं। एक और बात, कबाब की बेहतर क्वालिटी के लिए खड़े मसालों के साथ ताजे मीट का होना भी जरूरी है। इन कबाब में इस्तेमाल होने वाली सामग्री में खास कश्मीरी लाल मिर्च मौजूद है, मगर उसे पहले उन्हें धूप में दिखाना। जब धूप में मसाले सूख कर करारे हो जाएंगे तो कबाब एकदम लाजवाब बनेंगे। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से रवाना होते हैं और सास बहू सुकून भरी निगाह से अपनी सफलता को एकटक निहारती है। सास बहू ने शुरुआती सप्ताह से लेकर साल भर के बड़े मेहनत के बाद सफलता को देखा, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। बांझ बहू का नसीब। भगवती देवी जैसे ही अपने कमरे के भीतर से निकलती है तो वृंदा कहती है, क्या बात है सासू माँ, आज इतनी साज सज्जा, आप कहीं बाहर जा रही हैं? इस पर भगवती देवी बुरा बेबाक मुंह बनाकर वृंदा के बाल पकड़कर उस पर बांझपन के तानों की बौछार करते हुए कहती है, बेड़ा गर्क हो इस बांझ का। क्यों री बांझ पाखेरू, बिना मनहूस जुबान चलाए तुझे चैन नहीं पड़ता। अच्छे खासे काम में भी बाधा डालना तो तुझ बांझन की पुरानी आदत है। शोरगुल सुनकर वहाँ भगवती देवी का बेटा कौशल आता है। क्या बात है माँ, ये शोर शराबा कैसा है? क्या बताऊं कौशल बेटा, मैं कमला की बहू बिपाशा की गोद भराई में जा रही थी, उतने में ये बांझ बला मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी सास के बुरे ताने बंद भी नहीं हुए थे कि कौशल भी वृंदा को बुरी बातें सुनाना शुरू कर देता है। अरे ये बांझ हमारे घर के लिए कलंक बन गई है। इसका चेहरा देखकर बनता काम भी बिगड़ जाता है। 10 साल हो गई शादी को, मगर एक बच्चा तक न दे सकी। दफ्तर में मैनेजर से लेकर कलीग साथ मिलकर मेरा मजाक बनाते हैं, पूछते रहते हैं कब बनेगा बाप। अरे इसके बाद की आई सभी की बहुएं बच्चा जन चुकी है, मगर इस बांझ की बला से हमारा ही घर सालों से सूना है। माँ जी, मेरे नसीब में माँ बनने का सुख भोगना नहीं लिखा तो इसमें मेरा क्या दोष? आप दोनों भली भांति जानते हो कि कमी केवल मुझ में ही नहीं, कौशल जी में भी मौजूद है। ये सुनकर कौशल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहता है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। कमीनी, तू कहना क्या चाहती है कि मेरी मर्दानगी में कमी होने के कारण मैं बाप नहीं बन पा रहा? रुक, अभी सबक सिखाता हूँ तुझे। कौशल अपने बेड से वृंदा को खूब मारता पीटता है। उसके लाख करहाने पर भी भगवती आगे बढ़कर उसे बचाने के बजाय अपने मुंह से अंगारे बरसते हुए कहती है, बहुत जुबान चलने लगी इस बांझ की। मैं तो कहती हूँ आज इसका काम तमाम कर दे। कम से कम हम माँ बेटे के सर से इस बांझ का बोझ तो उतरेगा। वृंदा के लिए ये सब सहना पहली बार नहीं था, बल्कि ये अत्याचार बरसों से चला आ रहा था। वो बांझपन के कारण कभी पति के हाथों पिटती तो कभी सास का सताव सहती। समय गुजर रहा था। एक सांझ घर का टेलीफोन बजता है। वृंदा जैसे ही फोन उठाती है तो उसे दुखद समाचार सुनने को मिलता है। देखिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर माथुर बात कर रहा हूँ। आपकी रिश्तेदार मिसेस बानी बुरी हालत में है, इस अस्पताल में एडमिट है। ये सुनकर वृंदा के हाथ से फोन छूट जाता है और भगवती कहती है, अरे मेरी मनहूस बहू, यूं अचानक स्तब्ध क्यों हो गई? कौन था फोन पर, बकेगी भी? माँ जी, बानी जी अस्पताल में भर्ती है, हमें फौरन वहाँ पहुँचना होगा। सभी दौड़ते भागते हुए अस्पताल आते हैं, जहां आईसीयू बिछोने पर पड़ी बानी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं। वृंदा भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। वृंदा उसके पास आकर कहती है, बानी जीजी
फिक्र मत करिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इन बातों का कोई फायदा नहीं भाभी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अपने बेटे गोपाल की जिम्मेवारी आपको सौंप रही हूँ। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखना। वादा करो भाभी। हाँ जी, मैं वादा करती हूँ। अगले ही पल बानी वृंदा को वचनबद्ध करके दम तोड़ देती है। वृंदा गोपाल को गोद में थामे घर आती है, जहाँ भगवती कहती है, अरे ओ बांझ बला, किसने कहा था तुझे अस्पताल में अपनी मनहूस जुबान चलाने को? मैं मेरी बेटी की आखिरी निशानी को तुझ बांझिन के भरोसे नहीं सौंप सकती। अरे जिसकी खुद की गोद बरसों से सूनी है, क्या पता उसके आंचल की छांव इस दुध मुहे बच्चे के लिए अभिशाप बन जाए और कहीं इसकी बिना सांसें छिन जाएं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मरते वक्त मैंने बहानी जीजी को वादा किया था कि गोपाल का ख्याल रखूंगी। मुझे माँ बनकर इसे पालने का एक मौका तो दीजिए। ठीक है, मैं तुझ बांझ को अगले 1 महीने का मौका देती हूँ। वृंदा घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही सोने चलती है, 6 माह का गोपाल जोर शोर के साथ रोना शुरू कर देता है। वृंदा उसे गोद में उठाकर चुप कराती है। ना मुन्ना ना रो, चुप हो जा, मेरा राज दुलारा चुप हो जा। वृंदा की लाख कोशिशों के बावजूद भी गोपाल चुप होने की बजाय सिसकियां पकड़ लेता है। इस पर कौशल और भगवती भी जाग उठते हैं। अरे क्यों रुला रही है मेरे नाती को? बच्चा जना होता तब तो अता पता होता कि बच्चा कैसे चुप होगा, बांझ बला कहीं की। इसके बाद कौशल और भगवती भी बारी बारी से गोपाल को चुप कराने की कोशिश करते हैं। तभी वृंदा गोपाल के प्यास को भांप कर कहती है, शायद गोपाल प्यासा है। अरे बौरा गई हो क्या? 6 महीने का बच्चा भला पानी कब से मांगने लगा? माँ जी, गोपाल 6 महीने का पड़ाव पार कर चुका है। मैंने अस्पताल के चार्ट में पढ़ा था कि 6 माह के बच्चे को दुग्ध पान के साथ जलपान कराना भी जरूरी है। वृंदा जैसे ही गोपाल को प्यार से पुचकारते हुए पानी पिलाती है, गोपाल उसी पल छिन सो जाता है और वृंदा कहती है, देखा माँ जी? अरे हाँ, अब अपनी इस बात का बखान करना बंद कर। भूल मत, तू बांझ है, बड़ा ही कोई तीर नहीं मार लिया। गुजरते हर एक दिन के साथ 1 सप्ताह का पड़ाव पार हो जाता है, जिसके साथ गोपाल के प्रति वृंदा का लगाव माँ से बढ़कर हो जाता है। वो प्रत्येक रात गोपाल के जागने के कारक उसके संग रात जगा करती है और सूर्यास्त से पहले उठकर घर का कामकाज किया करती। काम से फुर्सत पाते ही वृंदा गोपाल के साथ समय बिताया करती थी। अब माँ अपने गोपाल की पहले मालिश करेंगी, फिर उसको नहाई कराएंगी। भगवती बाहर खड़ी खिड़की से झांकते हुए कहती है, इसके गोदी में गोपाल कितने सुकून में दिख रहा है। अभी तो गोपाल की माँ बनकर सेवा सहाय करते सप्ताह भर ही बीता है और इतने में ही मेरी ये बांझ बहू सूखकर कांटा हो गई। सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक रोज गोपाल की तबीयत पर बन आती है। सभी उसे लेकर अस्पताल आते हैं, जहां डॉक्टर कहता है, देखिए, माँ का दूध मुहैया न होने की वजह से बच्चे को अंदरूनी कमजोरी है। आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। जैसे ही वृंदा गोपाल को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है, भगवती भड़कते हुए कहती है, दूर कर अपने इस मनहूस हाथों को। तुझ बांझ के साय से ही आज गोपाल का ये हश्र हुआ है। बांझिन ममता की झूठी आड़ में तू मेरे गोपाल को मारना चाहती है। सभी घर आते हैं, मगर गोपाल चुप होने का नाम नहीं लेता। पर जैसे ही वृंदा उसे अपनी गोदी में लेती है, गोपाल आंखें मूंदकर सुकून से सो जाता है। निस दिन वृंदा गोपाल की सेहत के लिए हर एक तप व्रत करती है। ऐसा कोई मंदिर और मूर्त नहीं बचा था जिसे उस बांझ बहू ने पूजा न था। शायद उसका फल था कि गोपाल आज एकदम स्वस्थ हो गया। अब गोपाल एकदम फिट एंड फाइन है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मुझे नहीं, इसकी माँ को कहिए माताजी। बहू, माँ होकर भी मैं तेरी ममता को देख ना सकी। हमेशा तुझे बांझ का बुरा ताना देकर तेरे मन को भेदती रही, मगर ये भूल गई कि पालने वाले का दर्जा जन्म देने वाली माँ से बढ़कर होता है। देवकी ने कान्हा जी को जन्म दिया, मगर कहलाते तो कान्हा यशोदा नंदन ही है। हाँ वृंदा, अगर बानी भी जिंदा होती तो वो भी गोपाल का इस कदर ध्यान न रख पाती। माँ जी, कौशल जी, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज आपका नजरिया बदल गया। अब मेरे माथे पर लगा बांझ का कलंक मिट गया। वृंदा ने भले गोपाल को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, मगर गोपाल के प्रति उसका प्यार परवान चढ़ता देख भगवती को ये एहसास हो ही गया कि कभी कभी खून के रिश्ते भी दिल के रिश्ते के आगे फीके पड़ जाते हैं। सौतेली बहन का जादुई लहंगा। माँ,
आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताई हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही। बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहां आकर कहती है, अरे ओ मेरी बिगबंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे, और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंदी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबराकर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है, मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती, खबरदार जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुड़ो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंपकर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, आह, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है, मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है। आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है, देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए।
पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है माँ। अब आपकी बचकानी लाव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है, जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को? माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख के झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है, सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझ यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है। जादुई सोने की राखी का पेड़। दूर दराज बसे कर्मपुरा गांव में चंदा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों रोशन और मानवी के संग रहा करती थी। पति के आकस्मिक मृत्यु के बाद से चंदा अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। वो लोगों के घर में चौका बर्तन करके बच्चों का पेट भरा करती थी। फिर एक रोज चंदा बीमारी की चपेट में आ गई और बिछौना धर लिया। एक 5 साल का रोशन कहता है, मानवी दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ कमजोर क्यों होती जा रही है? माँ कुछ खाती पीती क्यों नहीं? इस तरह 13 साल की मानवी रोशन को जवाब देते हुए कहती है, माँ बीमार है रोशन। अचानक से चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके साथ छटपटाते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, मानवी बेटिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा सफर यहीं तक था। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई रोशन का ख्याल रखना, वादा कर बेटा। इसी पर मानवी रोते हुए कहती है, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी माँ। उसी पर चंदा अपनी आंखें मूंद कर उन्हें अनाथ कर देती है।
दोनों भाई बहन उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हैं। गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे की मदद करते हैं, जिससे वो चंदा के शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर मानवी अपने भाई के साथ घर लौट आती है, जहां नन्हा रोशन उसके सामने भूख जाहिर करते हुए कहता है, मानवी दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भाई की भूख मिटाने के लिए मानवी घर के सभी बर्तनों को टटोलने लगती है और कहती है, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये दौड़ती भागती हुई मानवी गांव में रहने वाली सविता के घर आकर कहती है, सविता काकी, मेरा भाई भूखा है, उसकी खातिर कुछ खाने को दे दो। सविता उस पर तरस खाकर एक रोटी दे देती है, जिसे लेकर मानवी घर आती है। एक रोज तो मानवी अपने भाई की भूख को जैसे तैसे शांत कर देती है। फिर अगले दिन, अरे तो फिर आ गई, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सविता का पति कन्हैया उसे कहता है, अरे हमने क्या तुम अनाथों का बीड़ा उठाया है जो चली आती है मुंह उठाकर खाना मांगने? चल भाग यहाँ से। कन्हैया की झड़प से मानवी डरी सहमी वहाँ से बाजार में आकर लोगों के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, भगवान की खातिर कुछ खाने को दे दो। मानवी हाथ फैलाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद वो उदास मन से घर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई पड़ता है। वो थक हार कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, माँ, आपकी बेटी एकदम बेबस हो गई है। आज मैं अपने भाई को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकती। बाजार में कितनी राखियां बिक रही थी, क्योंकि कल राखी का त्योहार है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं अपने भाई के खातिर एक राखी खरीद सकूं। जैसे ही मानवी के आंसू की बूंदें पेड़ों के जड़ों में पड़ती हैं, उसी पल अचानक मानवी के हाथों में एक चमचमाती सोने की सुंदर सी राखी पेड़ के नीचे आ गिरती है, जिसे देखकर मानवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो एक सोने की राखी जैसी लग रही है। मानवी झट से पेड़ पर नजर उठाकर देखती है, जहाँ पेड़ के हर एक डाल और शाखाओं पर सोने की अनेकों राखियां टंगी होती हैं। ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर सोने की राखियां लगी हुई हैं? एकाएक उस पेड़ में मानो जान पड़ जाती है। पेड़ की इंसानों की भांति आंखें, कान, नाक, मुंह उग आता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिस पे सोने की राखियां उगती हैं। मैं हर सावन में हरा भरा हो जाता हूँ, क्योंकि इस सावन में राखी का पावन पर्व जो पड़ता है। अगर तुम्हें और भी सोने की राखियों की जरूरत हो तो मुझ में से तोड़ लो। मुझे अपने भाई की कलाई पर बांधने के खातिर सिर्फ एक ही राखी की जरूरत है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई राखी के पेड़, अब मैं चलती हूँ। मानवी सोने की राखी को लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह पूरे गांव में रक्षाबंधन की चहल पहल मची हुई थी। मानवी अपने भाई को वो सोने की राखी बांधते हुए कहती है, मेरे प्यारे राजा भैया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दीदी, मैं भी आपको तोहफा देना चाहता हूँ। इस पर मानवी हिचकते हुए कहती है, अरे मेरे नन्हे भैया राजा, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। राखी का बंधन भाई की कलाई पर प्यार बांधकर बहनें करती हैं। दीदी, ये राखी तो सोने की राखी जैसी लग रही है। आपके पास सोने की राखी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये राखी मैंने नहीं खरीदा, बल्कि एक जादुई राखी के पेड़ ने मुझे ये राखी दी। ये सुनकर रोशन बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मैंने तो आज तक फलों के पेड़ को ही देखा है। मुझे भी उस सोने की राखी के जादुई पेड़ को देखना है। फिर चलो मेरे साथ। मानवी रोशन दोनों उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दीदी, ये पेड़ तो एकदम साधारण पेड़ के जैसा है। एक जादुई राखी के पेड़, अपनी असली तस्वीर दिखाओ, अपने असली अवतार में आओ। एक तेज लौ के साथ साधारण सा खड़ा पेड़ जादुई सोने राखी के पेड़ में बदल जाता है। अरे, ये तो जादू है। इस पेड़ की हर एक डाल पर कितनी सारी सोने की राखियां लटकी हुई हैं। मानवी, तुम्हें जितने भी सोने की राखियां चाहिए हो उसे अभी ही तोड़ कर ले जाओ, क्योंकि आज राखी के त्योहार के खत्म होने के साथ मैं अगले 1 साल तक साधारण पेड़ बन जाऊंगा। ऐसा सुनकर मानवी जादुई पेड़ पर लगी सोने की राखियों को तोड़ने को हाथ बढ़ाती है। तभी जादुई पेड़ की डाल नीचे झुक जाती है, जिससे मानवी अनेकों सोने की राखी तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। मैंने तो इस जादुई पेड़ की सारी सोने की राखियां तोड़ ली। अब ये जादुई पेड़ एकदम उदास लग रहा है।
ऐसा सोचकर वो सर जमीन की तरफ गड़ाती है, जिसके साथ हर एक डाल पर दोबारा से सोने के सैकड़ों राखियां उगाती हैं। मानवी, अब हम अगले सावन में मिलेंगे, राखी के त्योहार पर। तब तक अलविदा। और पूरे 1 वर्ष के लिए जादुई राखी का पेड़ विलुप्त हो जाता है। मानवी सोने की राखियों को सुनार से सौदा करके पैसे लाती है, जिससे मानवी अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। देखते ही देखते साल होने को आ जाता है। मानवी की सहेली कमली उसके पास आकर कहती है, अरे कमली, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरा घर परिवार खाने को मोहताज हो गया है। कल राखी का त्योहार है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे 1 दिन के लिए उधार दे दे, ताकि उनसे मैं बाजार में राखी बेच सकूं। तेरी ये सहेली तुझे विश्वास दिलाती है कि इस बार की राखी तो बड़े धूमधाम से मनाएगी। आ मेरे संग। मानवी कमली की मदद करने के लिए उसे लेकर जादुई राखी के पेड़ के पास आती है। ए साधारण पेड़, इसी पर अपना जादुई परिचय दो। मानवी के शब्द से अचानक जादुई पेड़ बोल पड़ता है और जिसके डाल डाल पर चमचमाती सोने की राखियां उगाती हैं। आओ मानवी, तुम्हारा स्वागत है। जादुई पेड़, मेरी सहेली कमली की मदद करो। जादुई पेड़ अपने ऊपर से अनेकों सोने की राखियां बरसाते हुए कहता है, जाओ, बड़े आनंद के साथ राखी का त्योहार मनाओ। ये क्या था? जैसे जिन्न का जादू होता है, वैसे ही ये जादुई राखी का पेड़ है। इन सोने की राखियों को तू रख ले। इस तरह मानवी जादुई राखी के पेड़ से न सिर्फ अपना बदहाल जीवन सुधारती है, बल्कि अन्य गरीब लोगों की मदद करके उन्हें राहत पहुंचाने का जिम्मा उठाती है। और वो हर एक साल गरीब बहनों को सोने की एक राखी बांटकर उनके रक्षाबंधन के त्योहार को प्यार और खुशियों से भर देती है।